नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको अ पेयर ऑफ चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, ऐसे दो चार्जेस जिसमें कि एक क्यू चार्ज हो और दूसरा माइनस क्यू चार्ज हो, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न के बारे में बताया था। सो a pair of equal and opposite charges separated by small distance, थोड़ी सी डिस्टेंस से वो दूर हो, कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर फील्ड पूछी जाए तो आपको ऐसी बनानी है, जिसमें से एक प्लस क्यू चार्ज होगा और दूसरा माइनस क्यू। दोनों इक्वल चार्जेस होंगे बट अपोजिट नेचर के होंगे। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें फील्ड का नेचर किस तरीके का होगा? हमने देखा था कि जो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज होता है उस केस में फील्ड का क्या नेचर होता है, ये बात हमने पीछे देख ली थी। सो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के केस में ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो इस केस में कैसा होगा? इस केस में जो चार्ज होगा वो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल होगा। जरा देखें, अगर मान लीजिए मन ही मन में आप यहाँ एक सिलेंडर बना लें ऐसे, और इस सिलेंडर में ये एक्सिस कही जाएगी सिलिंड्रिकल एक्सिस। दिस एक्सिस विल बी कॉल्ड सिलिंड्रिकल एक्सिस। तो इस एक्सिस पर जो इससे इक्वल डिस्टेंस पे चारों ओर रह गए सिलेंडर है, तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस in case of electric dipole is cylindrically symmetrical. The nature of electric field lines for electric dipole is cylindrically symmetrical। तो ये बात आपको समझनी होगी कि यहाँ पर जो नेचर है वो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल है, उस एक्सिस से इक्वल दूरी पर एक जैसा ही उसका मैग्नीट्यूड होगा। इस चीज़ को सिलिंड्रिकल सिमेट्री कहते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल ही क्यों ना हो, अदरवाइज टू इक्वल सिमिलर चार्जेस ही क्यों ना हो। तो ऐसे केस में भी अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर बनाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, सो इन केस ऑफ सिमिलर चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, electric field lines are cylindrical symmetrical. In case of similar and equal charges separated by a small distance, electric field lines are cylindrically symmetrical।
तो आपने देखा कि डाइपोल के केस में भी वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल हैं और सिमिलर चार्जेस होंगे तो भी सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल हैं, जहाँ पर ये एक्सिस सिलेंड्रिकल एक्सिस कही जाएगी और उसी सिलेंड्रिकल एक्सिस पर यहाँ न्यूट्रल पॉइंट भी या नल पॉइंट, इसको नल पॉइंट भी कह सकते हैं। नल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। आप ये चीज़ चाहें तो लिख लें, नल पॉइंट इज द पॉइंट विथ ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके के पॉइंट को आप कह सकते हैं नल पॉइंट। तो ये नल पॉइंट इनके बीच में होगा। अब जरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न के बारे में हमने देखा। इसमें आपको ये भी बताया कि मेटल सरफेस पर किस तरीके से वो सरफेस के परपेंडिकुलर रहती हैं। इसके बाद हमने आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताई और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बताया। नाउ let us see electric field due to system of charges. So अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जरा देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो ये अब हम करते हैं। इसके पहले हमने आपको ये सभी चीज़ें बता दी कि किस तरीके से पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज या पॉजिटिव आइसोलेटेड निगेटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की फील्ड होती है। अब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करना चाहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो हम सिस्टम ऑफ चार्जेस लें और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करें। नाउ देखिए, लेट अस टेक ए ग्रुप ऑफ 4 चार्जेस। तो हमने 4 चार्जेस ले लिए, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। 4 चार्जेस ले लिए। एक है Q1, Q2, Q3 एंड Q4। 4 चार्जेस ले लिए और हम चाहते हैं कि किसी पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड निकाली जाए, इसकी वजह से। मान लो यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो ये पॉइंट आप P पॉइंट ले लें। सो इस P पॉइंट पर हम चाहते हैं कि फील्ड निकाली जाए, तो ये हमने P पॉइंट ले लिया, ये P पॉइंट है। अच्छा, ये सभी पॉजिटिव चार्ज हैं। लेट अस टेक 4 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर एक प्रोटॉन रख दो, तो बताओ Q1 की वजह से वो किधर भागेगा। तो Q1 की तरह से इनको मिला लो सेंटर टू सेंटर, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है और वो इधर भागेगा। बाकी Q1 का मैग्नीट्यूड कैसा है, मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो ये वेक्टर की लेंथ बड़ी हो जाएगी। अभी हम मैग्नीट्यूड डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो भी सबका मैग्नीट्यूड हो, लेकिन ये है कि सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली लाइन पर ये इधर भागेगा, क्योंकि यहाँ हमें प्रोटॉन रखना पड़ेगा अगर फील्ड चाहिए, और वो प्रोटॉन जिधर भागेगा वही डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज रख के फील्ड की डायरेक्शन निकाल ली जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कहेंगे E1, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अच्छा, इसकी वजह से किधर भागेगा, तो इसको भी मिला लें। अच्छा, मिलाने पर ये इधर भागेगा, ये सीधा मिला लें और फिर इधर भागेगा।
ऐसे मिला दें। फिर Q3 की वजह से किधर भागेगा इसको देखें। नाउ Q3 से भी इसे मिलाएं तो Q3 से किधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये Q3 की वजह से इधर भागेगा। और अब Q4 की वजह से मिलाएं उस पॉइंट पर, तो सेंटर टू सेंटर मिला दें। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। तो हमने देखा Q1 की वजह से इधर फील्ड लगी E1, Q2 की वजह से इधर फील्ड आई E2, रिपल्सिव है इसलिए दूर भाग रहा है। Q3 की वजह से इधर आई तो E3, वेक्टर लगाते जाएं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे फोर्स है वही वेक्टर है। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना फोर्स लगता है 1 कूलम चार्ज पर, 1 कूलम चार्ज यहाँ रख के देख लो और उस पर जो फोर्स लगे वही फील्ड है। जैसे हमने बताया था कि 1 किलो मास पर जो ग्रेविटी अपना वेट एक्सर्ट करती है वही उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, वैसे ही यूनिट कूलम चार्ज पर जो फोर्स एक्सर्ट होता है वही उस पॉइंट पर फील्ड होती है। तो अब जरा फोर्थ चार्ज की वजह से देखो, तो यहाँ 1 कूलम रख के देख लो फोर्थ चार्ज की वजह से। सो दिस इज E4। तो यहाँ इस पॉइंट पर चार तरफ फील्ड लग रही है, यानी ये देखा जाए तो यूनिट चार्ज पर चार तरफ यहाँ पर फील्ड लग रही है। अब देखिए तो हम किस तरीके से यहाँ नेट फील्ड पता करें। हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ रखा है तो किधर जाएगा। सो यू कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो फोर्स में लगता है फोर्स ही तो है, फील्ड क्या है, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही तो है। तो फील्ड बस जैसे आप ये समझें कि दूध का रेट है तो पर लीटर दूध का रेट आपका मान लीजिए 40 रुपये है। आप जितने लीटर दूध ले जाएं, 10 लीटर लेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन रेट तो नहीं बदल जाएगा। इसलिए जो फील्ड होती है वो एक तरीके से पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, ये एक तरीके का रेट होता है। बाकी आप जितना चार्ज रखोगे उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा। तो इसलिए फील्ड का फिजिकल इम्पोर्टेंस फोर्स से भी ज़्यादा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उस पॉइंट पर या उस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसलिए फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया गया है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ये माइकल फैराडे के द्वारा दिया हुआ है। सो नाउ अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाय applying principle of superposition। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि द फील्ड एट ए पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फील्ड्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट टेकिंग टू रिजॉल्विंग टू वेक्टर्स पेयर वाइज। जबकि हम वहाँ पर पेयर वाइज उसको रिजॉल्व करें तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इसके लिए हम इसको स्टेट भी कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल वेक्टर सम ऑफ फील्ड acting at that point, field acting at that point due to various charges if taken pairwise। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड। पेयर वाइज का क्या मतलब है भाई, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो किसी पॉइंट पर तो जरूर आपने +1 कूलम चार्ज रखा होगा और उस पर जो फोर्स लगा होगा वो निकाल लिया, वही तो फील्ड होती है। तो इस तरीके से
आपने इसको इसके साथ पेयर वाइज लो, इसको इसके साथ पेयर वाइज लो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, वैसा ही हमने किया है, तभी सेंट्रल फोर्स की वजह से हमने लाइनें ड्रॉ की हैं। तो अब हम वेक्टर सम निकालना चाहते हैं, तो यानी किसी भी पॉइंट पर P पॉइंट है, तो P पॉइंट पर जो हमें फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करें, वेक्टर सम निकालें। E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, तो 4 चार्जेस की वजह से हम इस पॉइंट पर जो फील्ड निकालेंगे वो नेट फील्ड होगी। तो इसको हम निकालें, तो जैसे पहले हमने किया था, पैरेललोग्राम लॉ लगाया था, तो E1 E2 का पहले आप रिजल्टेंट निकालो। तो एक ऐसा आप पैरेललोग्राम बना दें, तो E1 और E2 का ये जो डायगोनल है, ये इसकी नेट फील्ड हो गई। सो दिस इज E12, 1 और 2 का रिजल्टेंट है। अच्छा, E1 2 के साथ आप 3 का भी रिजल्टेंट ले लें, तो 3 का रिजल्टेंट लेने के लिए इसका भी आप सावधानी से एक पैरेललोग्राम बना दें। तो देखो ये E3 था और ये E12 था, तो E12 और E3 के साथ इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है उसको एक वेक्टर माने और इसको एक वेक्टर माने, और इन दोनों वेक्टर से इनको को इनिशियल मानते हुए एक पैरेललोग्राम बना लें और उसका डायगोनल ले लें। तो जो इसका डायगोनल आएगा, ये देखिए ये आ गया, तो जो डायगोनल आया है वो डायगोनल हो गया E1 2 3, तो ये 1 2 3 का रिजल्टेंट हो गया। और अब E1 2 3 है, तो E1 2 3 ये है और E4 ये है। अब इसका भी एक पैरेललोग्राम बनाएं, तो पैरेललोग्राम तो नहीं बन सकता, यहाँ पर ये पेज छूट गया है, लेकिन अगर आप इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा पैरेललोग्राम। तो जो भी हो, अगर ये पैरेललोग्राम आ जाएगा तो अब वो 1 2 3 और E4 इसका पैरेललोग्राम जो आएगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो भी वेक्टर होगा ये वेक्टर हो जाएगा, ये देखो। सो ये जो वेक्टर होगा वो ई नेट होगा या ई रिजल्टेंट होगा, या इसे आप ई पी कह सकते हैं। तो पहले मैंने 1 2 का निकाला, फिर उसका 3 के साथ निकाला, फिर 4 के साथ, जो 1 2 3 था 4 के साथ निकाल लिया, वही ई पी आया। तो ये जो वेक्टर सम का कॉन्सेप्ट हमने इसमें डेवलप कर दिया है। नाउ इसी चीज को बुक में भी दिखाया गया है कि P पॉइंट से अगर 1 की डिस्टेंस है तो उन्होंने R1P लिखा है बुक में। अच्छा, P पॉइंट से जो 2 की डिस्टेंस है R2P लिखा है, ये चीज़ है। R1P किधर डायरेक्टेड है, ये इधर की ओर डायरेक्टेड है, 1 से P की ओर। R2P किधर डायरेक्टेड है, 2 से P की ओर, तो ये है 2P। और R3P 3 से P की ओर, और R4P 4 से P की ओर डायरेक्टेड है। जरा देखें, तो ये जो चीज़ है अगर आप देखें तो R1P इधर डायरेक्टेड है, R2P इधर डायरेक्टेड है, R3P इधर डायरेक्टेड है और R4P इधर डायरेक्टेड है। सो और उसी डायरेक्शन में ही फील्ड लग भी रही है सबकी, ये देखो R4P इधर डायरेक्टेड है, उधर लग रही है। सो इनकी वैल्यू लिखी जाए। नाउ बुक में ये फिगर और इसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, यहाँ ये देख लीजिए। नाउ तो हम E1 की जगह क्या लिखें, 1 अपॉन सोर्स चार्ज Q1 माना जाएगा, क्योंकि Q1 की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं, और R1P का स्क्वायर और R1P पर कैप। क्यों, क्योंकि Q1 की वजह से जो फील्ड होगी वही E1 है, और यहाँ पर आपने 1 कूलम चार्ज रखा होगा, तो 1 कूलम चार्ज पर लगने वाली फील्ड सोर्स चार्ज की वजह से, तो Q1 × 1 वही तो फोर्स लगेगा और वही फील्ड हो जाती है 1 कूलम पर जो लगने वाला है। तो इस तरीके से
दिस इज द सोर्स चार्ज और डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। ये देखिए, तो अब E2 की वजह से क्या हुई, आप चाहें तो ये 1/4πε0 सब में कॉमन ले लें। तो E2 की वजह से Q2/R2p² और R2p का कैप, क्योंकि डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। फिर Q3/R3p² और R3p का कैप, और Q4 की वजह से क्या फील्ड हुई, Q4/R4p का स्क्वायर और R4p कैप। इस तरीके से ये फील्ड हो गई। तो आप इसमें क्या कह सकते हैं, इस तरीके से जो फील्ड हो गई इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 सिग्मा QI और अपॉन RIP² और RIP कैप। तो कैप R पे लगाएं, ये हमने इधर थोड़ा शिफ्ट किया है, आप ये गलत है, R पे कैप होना चाहिए था यहाँ पे, तो R पे ही कैप लगेगा। ऐसे आप कैप लगा लें तो ये R पे कैप हो गया, यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन दे रहा है और साथ में ये मैग्नीट्यूड दे रहा है। तो ये जो चीज़ है इसमें I कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक है, और ये EP है। तो ये फार्मूला हो गया। इफ देयर आर n charges and discrete charges, if there are n discrete charges in an isolated system, then electric field at a point P, किसी भी पॉइंट P पर क्या होगी, इज EP इज E1, 1 की वजह से फील्ड, 2 की वजह से फील्ड, और इसी तरीके से N की वजह से फील्ड। ऐसे हो गया। अच्छा, इसे क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर का ध्यान रखें, वेक्टर दोनों तरफ लगाते जाएं। सो इट इज 1/4πε0 एंड सिग्मा QI अपॉन RIP², RIP कैप, और I की वैल्यू 1 से N तक होगी। तो ये चीज़ है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया किसी पॉइंट पर n चार्जेस की वजह से, और ये जो किया है ये बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। और ये जो है ये बाय कूलम्स लॉ, ये वैल्यू जो रख रहा हूँ ये क्या है, कूलम्स लॉ है, क्योंकि दूसरा चार्ज हमने क्या मान लिया, 1 कूलम, तो है तो कूलम्स लॉ है। तो इस तरीके से, एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। नाउ अब देखें, ये तो बात हो गई कि n चार्जेस की वजह से फील्ड क्या हुई, और ये उसका फार्मूला हो गया। n की वैल्यू आप 1 से n तक रखते जाइए और सबको ऐड करते जाइए, आपको पूरा मिल जाएगा इस तरीके से। नाउ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Now concept of electrostatic force is not so fundamental as the concept of electrostatic field is। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या विद्युत क्षेत्र की जो विचारधारा है ये ज़्यादा मूलभूत है बनस्बत विद्युत बल के। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर core concept, it is more
इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मान लीजिए कहीं पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो अभी आपने अभी अभी रखा है, तो उसकी वजह से जो यहाँ से यहाँ पर फील्ड होगी, सो यहाँ से यहाँ पर जो फील्ड होगी वो फील्ड तुरंत नहीं हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सन की लाइट यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है, तो लाइट भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। लाइट वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर कहा जाता है। तो यानी सन से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड आने में 500 सेकंड लग जाते हैं, दैट इज 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इट इज ओनली द ट्रांसफरेंस फैक्टर। कहीं पर अगर आप चार्ज को हिलाते हैं, ऑसिलेट कराते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो वेरिएशन होगा, दैट वेरिएशन रीचेस टू एनी पॉइंट पी, ठीक है, विद ए स्पीड ऑफ, इसके ऑसिलेट करने का, यहाँ कुछ भी चेंज करते हैं तो वो इफेक्ट यहाँ किस स्पीड से पहुंचेगा। सो दैट इफेक्ट मूव्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट्स फ्रॉम चार्ज टू रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन with a speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये लिख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड propagates in free space with a speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, कुछ रखा है, और आपने अभी अभी रखा है, तो ये कितनी देर बाद यहाँ से हटेगा या रिपेल होगा। तो जिस इस स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से जितना समय ले ले यहाँ तक पहुँचने में, उतनी देर बाद हट जाएगा। मान लीजिए सन पर एक पॉजिटिव चार्ज अचानक रख दिया जाए, तो धरती पर रखा हुआ दूसरा पॉजिटिव चार्ज 500 सेकेंड बाद रिपेल कर जाएगा। सो दिस इज द ट्रांसफरेंस या कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उसमें चलने में, ये प्रोपेगेट करने में इतना समय लगता है। या कहीं यहाँ ऑसिलेशन हो रहा हो तो वो इफेक्ट ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पर इस हिसाब से चलेगा। एंड दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो भी यहाँ पर ऑसिलेशंस होते हैं, सन में जो चार्जेस के ऑसिलेशन होते हैं, उससे जो वेव्स क्रिएट होती हैं, उन वेव्स के क्रिएट होने से इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। और इस तरीके से द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए रिदमिक मैनर is called electromagnetic waves which travels with a speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो चीज़ हमारे पास पहुंच रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी, अगर कहीं ऑसिलेशन रिदमिक मैनर में हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड so the notion of field elegantly accounts for the time delay, even though the electric field and magnetic field be detected only by their effects. They are regarded as independent dynamics of their own. They are not merely a mathematical construct. तो इन्होंने ये बात बता दी है आपकी बुक में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एलिजेंटली अकाउंट्स द टाइम डिले। वरना कूलम्स लॉ में तो ऐसे किसी टाइम डिले की बात नहीं की गई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ चार्ज रखा है, तो यहाँ पर फील्ड कितनी देर बाद पहुँचेगी, तो इस स्पीड से जितनी देर बाद पहुँचेगी सो पहुँचेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अकाउंट्स द इफेक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है, विथ टाइम डिले। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड अकाउंट्स द
ये क्या अकाउंट करती है? द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट ए पॉइंट, कुछ दूसरा फार पॉइंट हो, विथ टाइम डिले। तो वो टाइम डिले भी बता देगी कि कितनी देर बाद वहां पर चार्ज रिपेल करेगा। कूलम्स लॉ में तो ऐसा कुछ नहीं था कि कितनी देर में, वो तो कहता है ये फोर्स लगेगा, लेकिन टाइम को तो वो नहीं बता रहा था। सो इट इज नॉट ओनली ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज ए मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट। सो ऐसा कहा गया है। सो ये कहा जा सकता है कि ये टाइम डिले को करती है, एंड इट हैज इट्स ओन डायनामिक्स, इट हैज इट्स ओन डायनामिक्स, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक पहुंचने में समय लेती है। सो इट हैज इट्स ओन डायनामिक्स एंड इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। इट वाज फर्स्ट फैराडे। ये बात फैराडे ने ही बताई थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया जाए तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट का कॉन्सेप्ट था, और जो इसी तरीके से जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉन्सेप्ट था, वो भी माइकल फैराडे का दिया हुआ था, और उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बताया। सो माइकल फैराडे वाज वर्सेटाइल जीनियस, ही हैज़ नॉट given laws regarding physics, but also he has given various laws in chemistry which we see in class 12th chemistry book। तो इस तरीके से इन्होंने दोनों ही फील्ड में काम किया। सो माइकल फैराडे हैज़ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, इसके आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को और डेवलप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।